नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, एचपी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट टेस्ट 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे एचपी जीके के, 10 क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चंस होंगे ओवरऑल जीके के। तो 30 क्वेश्चंस में से आपने ये चेक करना है कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते ही होते हैं। तो बड़े ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड क्रैश कोर्स हमारी टीम ने लॉन्च कर दिया है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा? डेली पीडीएफ्स होंगी, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, बुक्स पीडीएफ्स होंगी, नोट्स पीडीएफ्स होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। दोस्तों, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के प्रीवियस लगभग 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोस मिलेंगे एचपी जीके के, कंप्यूटर के एंड सो ऑन। तो अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप जरूर करें। कितनी फीस है, वैलिडिटी कितनी रहेगी एंड सो ऑन। तो अब आपने हर एक क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है वीडियो को पॉज करके। पहला क्वेश्चन एचपी जीके से शुरुआत कर रहा हूं। हिमाचल की किस नदी को कालिंदी कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर है यमुना नदी को दोस्तों कालिंदी नदी बोला जाता है। कमेंट करके जरा बताइएगा ब्यास नदी को क्या बोला जाता है। जो भी जानकारी आपको ब्यास के बारे में पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका कमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको देख के सभी की रूह खुश हो जाए। नाको झील जो है किस जिले में आती है? यह क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। नाको झील इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये किस जिले में पड़ती है? किन्नौर में। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा रियासत, इसकी स्थापना राजा मारू ने की थी दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये याद रखना, मेरुवर्मन और राजा मारू में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पजल होते हैं। तो मेरुवर्मन ने नहीं, राजा मारू ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन मेन क्वेश्चन तो ये बनता है इसकी स्थापना की कब गई थी। तो आपको याद रखना है 550 ईस्वी में राजा मारू ने चंबा रियासत की स्थापना की थी, और उस समय ब्रह्मपुरा दोस्तों राजधानी हुआ करती थी इसकी, और बाद में इसका नाम चेंज करके भरमौर कर दिया गया था। और आई थिंक उस शहर की स्थापना मेरुवर्मन ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट है, दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान कहाँ है? अगर आप किसी मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे अलाइड, नायब तहसीलदार, एचएस, तो दोस्तों सीधा क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मैदान कौन सा है, उसके बारे में टिप्पणी कीजिए। तो आपको कुछ एक शब्दों में लिखना पड़ता है इसके बारे में। हालांकि वनडे एग्जाम्स जो होते हैं जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इनमें या तो जिला पूछा जाता है या तो स्थान पूछा जाता है। तो ये चाइल में है दोस्तों और सोलन जिला है। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है, दुनिया का सबसे ऊंचा ये क्रिकेट स्टेडियम है। अगर इसकी ऊंचाई आप कमेंट करके बता सकते हो मीटर्स में या फिर फीट में, तो दोस्तों मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको पता हो। 8वीं शताब्दी में बने नैना देवी मंदिर का संस्थापक कौन है? अब दोस्तों उस समय ये कहलूर में पड़ता था मंदिर, लेकिन इस समय ये बिलासपुर में पड़ता है, नैना देवी मंदिर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस राजा ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है राजा बीरचंद। इसी ने कहलूर की स्थापना भी की थी। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। उसके बाद दोस्तों, कांगड़ा रियासत को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो आपको याद होगा, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ इसके बारे में। ये बात है दोस्तों 1620 ईस्वी की, जब कांगड़ा के राजा को हराया था मुगल सेनापति ने और कब्जा कर लिया था। उस समय मुगल शासक कौन था दोस्तों? जहांगीर। 1622 ईस्वी में जहांगीर आया भी था कांगड़ा में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन चुका है कई बार। राज्य का पहला कपड़ा उद्यान किस जिले में है? फर्स्ट इन हिमाचल। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का होता ही होता है। फर्स्ट टेक्सटाइल पार्क जो है ये दोस्तों किस जिले में एस्टेब्लिश किया गया था?
तो ऊना में सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का संबंध किस जिले से है? पत्नी कितने ये पुरस्कार जीत चुके हैं? काफ़ी महान हिमाचल प्रदेश के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये दोस्तों कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। तो अच्छे से देख लेना, हिमाचल प्रदेश की जो महान हस्तियां हैं उनको पढ़ लो। हालांकि जो पेड क्रैश कोर्स है उसमें HPGK कम्प्लीटली इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि अगर आप क्लर्क लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा आप HAS लेवल तक जाओगे। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, काफ़ी कम फीस रखी है। अदरक उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो दोस्तों 70 से 80% जो हिमाचल में अदरक का उत्पादन होता है वो इस ज़िले में ही होता है। मैं बात कर रहा हूँ सिरमौर की। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों देवली एक मत्स्य उत्पादन केंद्र है, और ये याद रखिएगा पूरे एशिया में सबसे बड़ा ये फिशरी प्रोडक्शन सेंटर है। तो किस जिले में ये पड़ता है? काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। ये दोस्तों बिलासपुर में पड़ता है। तो बिलासपुर में कैसे पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे आपको भाखड़ा बांध देखने को मिलता है। इसकी झील जो है गोविंद सागर झील, तो उसमें उत्पादन जो है मछलियों का ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे से देखना है। अब दोस्तों मैंने 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के जो ऐड किए हैं ये MS वर्ड के होंगे, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करना। दोनों भाषाओं में आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो आपका ये इशू नहीं होना चाहिए कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम हिंदी पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डैश इज यूज टू अंडरलाइन सम पार्टिकुलर टेक्स्ट। सपोज करिए यहाँ पे ये जो टेक्स्ट वर्ड दिया गया है इसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इसका भी आंसर आपको नहीं आता दैट मीन्स आप पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस को देखोगे, सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही है और अंडरलाइन मैंने ऊपर ही बता दिया आपको। उसके बाद इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटा फ्लोप्स सुपर कंप्यूटर नेम्ड प्रत्यूष। तो इस समय सबसे फास्ट जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया का उसका नाम है प्रत्यूष। तो इसे अनवेल कहाँ पे किया गया था, यानी कि अनावरित इसको कहाँ पे किया गया था? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और काफ़ी सिंपल इसका आंसर है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मौसम विभाग जो है यही इसका इस्तेमाल करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे। जीके का क्वेश्चन है कि IITM का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पुणे। इसको भी याद रख लेना। और साइंटिफिक पर्पस के लिए ही सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इनकी जो गति होती है दोस्तों इसे मुख्य रूप से फ्लोप्स में हम मेजर करते हैं। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कंप्यूटर का। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश आर स्मॉल डॉट्स स्क्वेयर्स डैशेस और ग्राफिक्स दैट आर ऑफन सीन बिफोर द टेक्स्ट। यहाँ पे 4 वर्ड्स मैंने लिखे हैं। सपोज करिए ऐसे 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 इनके आगे कर देता तो ये हो जाते डॉट्स। अगर ऐसे ऐसे होता हर एक लाइन से पहले तो ये हो जाते स्क्वेयर्स एंड सो ऑन। तो इन चीज़ों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है दोस्तों बुलेट्स। अगर 1 2 3 4 ऐसे होता इसे नंबरिंग बोला जाता। और इंडेंटेशन जो होती है दोस्तों ये ऊपर पेज खिसकाना हो इधर की तरफ या इधर की तरफ तो उसे बोला जाता है। और टैब्स तो आपको पता ही है, जो भी टैब्स हम ओपन करते हैं। तो इस तरीके से पढ़िए, रटना कुछ भी नहीं है, बस समझना है। काफ़ी आसान है दोस्तों कंप्यूटर। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज, फॉन्ट कलर
एटसेट्रा आर ऑप्शंस ऑफ। तो ये कहाँ पे ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं? वेरियस दोस्तों, यहाँ पे बार्स होती हैं, तो यहाँ पे आपको ये बटन्स वगैरह मिलते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप खोलते हैं तो टाइटल बार वगैरह होती है। उसके बाद मेन्यू बार होती है, टूल बार होती है। तो ये जो मेन्यू बार होती है दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज, फ़ॉन्ट कलर, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में। क्योंकि अगर कोई भी कैरेक्टर हमने लिखा है तो उसी को हम बोल्ड कर सकते हैं, उसी को हम क्या कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ऊपर हमने क्या देखा, अभी अभी हमने देखा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ गया कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डैश इज यूज टू अप्लाई कलर्स टू द कैरेक्टर्स। अगर कलर हमें अप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, कहाँ पे जाते हैं? तो ये हैं 4 ऑप्शंस आपके सामने। और दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फर्स्ट क्लास है, इसलिए क्वेश्चंस जो हैं इनका लेवल मैंने थोड़ा सा लो रखा है। बाकी आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ पेड क्रैश कोर्स में अवेलेबल हो जाएगी। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं आज तक कंप्यूटर के, वो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव मटेरियल आपको कंप्यूटर का मिल जाएगा, हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी होंगे। तो ज़रूर ज्वाइन करिए पेड क्रैश कोर्स। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जब अप्लाई करते हैं कलर्स को, तो ये फ़ॉन्ट कलर में सब कुछ होता है। ठीक है, काफ़ी इजी है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। डैश इज यूज्ड फॉर कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक टर्म आई सुपरस्क्रिप्ट, ये क्या होती है? सपोज करिए आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आप ये जो स्क्वायर कर रहे हैं ये कैसे करेंगे? आपने बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि आपके मैं डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों जब भी घात में चला जाता है कोई भी, चाहे अल्फ़ाबेट हो या फिर नंबर हो, तो उसे हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। और ये फॉर्मेटिंग में सब कुछ हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, सपोज करिए साइंस का कोई फॉर्मूला लिखना हो H2O, तो ये जो 2 है नीचे चला गया पैरों में, इसको बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। तो इसको भी देख लेना अच्छे से। अब क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में डैश यूज किया जाता है सुपरस्क्रिप्ट के लिए और सबस्क्रिप्ट के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इफेक्ट्स, ठीक है, ये जो होते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये इफेक्ट्स होते हैं। तो इसको भी आप बड़े ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के 2 प्रकार होते हैं, ये अच्छे से देख लो। और दोस्तों ये क्वेश्चन मार्च महीने में आ चुका है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है। पहला तो होता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ठीक है, जो ऊपर हम देख रहे थे कलर, फॉन्ट एंड सो ऑन। दूसरा कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो कैरेक्टर के बाद क्या आता है दोस्तों, कैरेक्टर के बाद आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ आप किस तरफ करेंगे, इस तरफ करेंगे, क्या सेंटर में करेंगे या फिर इस तरफ करेंगे, ठीक है। और बाकी भी काफ़ी फॉर्मेटिंग्स होती हैं पैराग्राफ में, तो इसको अच्छे से देख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। एक तो होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरी होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की। डैश डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ आवर कैरेक्टर्स। जो भी अपीयरेंस होती है कैरेक्टर्स की, ये क्या चीज़ डिसाइड करती है दोस्तों? ये चीज़ डिसाइड करती है क्या? फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट कलर्स, फॉन्ट टाइप,
ये सारी चीजें आती हैं इसी में, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डैश इंक्रीजेज डिक्रीजेज द साइज ऑफ द कैरेक्टर्स। सपोज करिए मैंने यहां पे लिख दिया शम्मी, ठीक है। अब मैं यहां पे इसका साइज अगर बड़ा करना चाहता हूं या फिर छोटा करना चाहता हूं तो मैं क्या चीज देखूंगा, यहां पे मैं साइज देखूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन होता है कि कितना साइज करना है कैरेक्टर का, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो 72 के आसपास आपको दिखाई दे जाता है वहाँ पे उस लिस्ट में, लेकिन इससे भी बड़े आप कैरेक्टर्स कर सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट, सब कुछ आपको हम वहाँ पे प्रैक्टिकल में दिखाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। बस आपने सपोर्ट करते रहना है, इस चैनल को लाइक करना है, हर एक वीडियो को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश सेटिंग अलाउज अस टू अलाइन द टेक्स्ट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट और टू क्रिएट अ टेबुलर लेआउट। तो इसमें क्या होता है, इसको बोला जाता है दोस्तों टैब्स, ठीक है। तो टैब्स के हिसाब से ही हम देखते हैं कि अलाइन करना है टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, टेबुलर लेआउट बनानी है, तो टैब्स में ही ये सब कुछ होता है। 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जीके के, एचपी के, 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के। कमेंट करके जरा बताओ 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। और दोस्तों ये एंश्योर जरूर करते रहना कि आप खुद अटेम्प्ट कर रहे हो इन क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं कि आप मेरे साथ ही चल रहे हो, अदरवाइज आपको 30 के 30 क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको खुद को चेक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो जीके का पहला क्वेश्चन, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। यह प्रायद्वीपीय भारत, और इस तरफ आपको वेस्टर्न घाट दिखने को मिलते हैं और इस तरफ ईस्टर्न घाट्स। तो ऐसे एक पहाड़ी आपको नीचे भारत में दिखाई देती है। ये जो पहाड़ी है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, इस पहाड़ी को क्या बोला जाता है। करोड़ों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसको बोला जाता है दोस्तों नीलगिरी हिल्स। अब ये नीलगिरी हिल्स जो हैं दोस्तों, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, कर्नाटका, केरला, इन दोनों राज्यों के एक पॉइंट पर। तो नीलगिरी हिल्स तभी इन्हें बोला जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है और साथ में आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी याद रखना है जिसका नाम है काकरापारा। उस नदी का नाम जिसका पानी काकरापारा परियोजना द्वारा उपयोग किया जाता है। तो नदी कौन सी है जिसके ऊपर काकरापारा प्रोजेक्ट है, ये नदी है दोस्तों कौन सी, ताप्ती। याद रखिएगा ताप्ती नदी जो है ये सतपुड़ा रेंज से निकलती हुई गुजरात की तरफ जाती है और अरब सागर में जाके गिरती है। तो 2-3 नदियां हैं, ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई, ये कहाँ पे गिरती हैं, जाके अरब सागर में, और बाकी ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नदियाँ। और सूरत में है ये काकरापारा प्रोजेक्ट, तो ये भी याद रखिएगा। गुजरात राज्य पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब ये तो बच्चों को भी पता होगा कि सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है या फिर नाइल नदी, और अफ्रीका में है ये, तो ये भी याद रखना। कंटिनेंट भी कई बार पूछा जाता है। इजिप्ट को मुख्य रूप से ये काफ़ी प्रॉफिट करवाती है। तो दोस्तों इसकी लंबाई भी याद रखिएगा। नील नदी जो है ये लंबाई भी करोड़ों बार पूछी जा चुकी है। अगर माइल्स में पूछी जाएगी तो 4135 माइल्स, और अगर किलोमीटर्स में पूछी जाएगी तो 6650 किलोमीटर्स। इंडिया की सबसे लंबी नदी है गंगा। कमेंट करके जरा बताओ गंगा नदी की लंबाई कितनी है, अभी पता चल जाएगा कितनी मेहनत आप कर रहे हैं। भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। हिमाचल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, गोविंद सागर झील, ठीक है। इसी से मिलता जुलता नाम है, नाम याद रखना, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील।
यह है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, मैन मेड लेक। तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, और इसे रिहंड डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, तो पजल मत होना अगर रिहंड डैम आपको पूछ लिया जाए कभी। और आई थिंक ये यूपी में है, देख लेना आप। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत के लिए संघीय ढांचे को आगे बढ़ाया था? आज के समय में आप देखते हैं कि इंडिया में संघीय ढांचा हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले किस अधिनियम ने इस चीज को डिसाइड किया था? तो आपको पता ही होगा 70 से 80% जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो टोटली डिपेंडिंग अपॉन जो एक्ट आया था 1935 में, वही है। तो बी इज राइट आंसर। इसमें आपको ये याद रखना है, ऑल इंडिया फेडरेशन, इसमें प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थी। तो ऐसा नहीं कि आज के समय में जो आपको स्टेट्स दिखाई देती हैं वो उस समय भी थी, प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस जो हैं इनमें जैसे बंगाल हो गया, बम्बे हो गया, मद्रास हो गया, ऐसे थे काफ़ी सारे, पंजाब हो गया। और प्रिंसली स्टेट्स में अलग अलग, जैसे राजस्थान हो गया या फिर हिमाचल में भी काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे बिलासपुर एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे काफ़ी सारे रजवाड़े थे वहाँ पे। तो इसमें आपको ये याद रखना है 3 लिस्टें थी इसमें। फेडरल लिस्ट जिसमें 59 वस्तुएं थी इसके तहत, और प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थी, और कनकरेंट लिस्ट में 36 आइटम्स थी। फेडरल लिस्ट की बात करूं तो इसके ऊपर कंप्लीटली वायसरॉय काम करता था। प्रोविंशियल लिस्ट की बात करूं तो जो भी प्रोविंस थे या फिर रजवाड़े वगैरह वो इसके ऊपर काम करते थे। और कनकरेंट लिस्ट की बात करूं तो इसमें मीनिंग आपको पता होना चाहिए, समवर्ती सूची, जिसमें दोनों काम करेंगे, वायसरॉय भी काम करेगा और प्रोविंसेस के जो हेड हैं या रजवाड़े वो भी काम करेंगे साथ में मिलके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली निम्नलिखित देश से अपनाया गया। अब दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जुडिशियल रिव्यू देखने को मिलता है। मेन एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जुडिशियल रिव्यू है क्या, इसके बारे में लिखो एंड सो ऑन। तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में आपको ये याद रखना है, सबसे पहले तो कंट्री यूएसए से ये प्रणाली ली गई है जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इसमें होता क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून लेके आती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है जो बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आम लोगों के लिए या फिर भारत के नागरिकों के लिए जो संविधान कार्य करता है, क्या वो सही से कार्य कर रहा है इस कानून को लाने के बाद या नहीं। अगर बेसिक्स जो हैं, फीचर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको प्रभावित किया जा रहा है किसी कानून के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को निरस्त कर सकता है, रिमूव कर सकता है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े ध्यान से देखनी है, इंपॉर्टेंट हैं। कहने को तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट से रिलेटेड ये क्लास है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो HAS लेवल तक आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। भारत की संविधान सभा किसके तहत लागू की गई थी? संविधान सभा, इसी ने दोस्तों संविधान बनाया था भारत का। तो ये सब कुछ हुआ था दोस्तों 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसमें 3 बंदे आए थे। कौन कौन आए थे उनको बड़े ध्यान से देखना। कैबिनेट मिशन जो है 16 मई 1946 को आया था, और इसमें 3 बंदे जो भी थे, पहले थे सर पैथिक लॉरेंस जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, यानी कि भारत के लिए सचिव, ठीक है, जो कि इंग्लैंड में रहते थे। उसके बाद सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन में भी ये शामिल थे, तो अच्छे से देख लो, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार बोर्ड के ये अध्यक्ष थे। तीसरा बंदा था अलेक्जेंडर, तो ये था फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमायरल्टी। तो ये 3 बंदे नाम याद रखना, क्वेश्चन यहां से आ जाता है हाई लेवल एग्जाम्स में। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान जो है
इसे अपनाया गया था मुख्य रूप से कब? 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी समय संविधान बनके तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को हर साल हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फिर ये 26 जनवरी 1950 क्या है? क्वेश्चन ये बनेगा आपके दिमाग में दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान को, यानी कि ये पावर में आया था। तो आप यह याद रखना, गणतंत्र बना था भारत इस समय। गणतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है हर साल। कमेंट करके जरा बताओ 2020 में जो गणतंत्रता दिवस हुआ था वो कौन सा गणतंत्रता दिवस था? नंबर आपको बताना है, कौन सा ईयर था, अभी पता चल जाएगा। आप करंट अफेयर्स को कितने अच्छे से फॉलो करते हो। भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन किस तरह करता है? पहला ही अनुच्छेद भारत के संविधान का भारत को बताता है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है, और करोड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहली अनुसूची में भी यही चीज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि से संबंधित है? अगर राष्ट्रपति जो है देश का अच्छे से कार्य नहीं करता है संविधान के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है उसे क्या किया जा सकता है? इसकी इम्पीचमेंट हो सकती है। तो कैसे होगी? राज्यसभा में बिल आएगा, कुछ एक मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के उनकी वहाँ पे क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। उसके बाद फिर लोकसभा में भी जाएगा ये, और फिर जाके इम्पीचमेंट होगी किसकी? प्रेसिडेंट की। तो ये आर्टिकल 61 यानी कि 61 अनुच्छेद जो है उसके तहत होता है। तो दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। पेड क्रैश कोर्स के बारे में भी डिटेल ले लेना, आपको सब कुछ मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।